दोस्तों अभी हम लोग जो है आईएएस प्रीलिम्स में हिस्ट्री के जो मैं विवेकानंद किशोर अभी इस मुद्दे पर डिस्कशन करूंगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री के सवाल कौन से सेक्शन से अधिकतर आते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको पढ़ने के बाद आप यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री के सारे सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो अगर हम पूरे सिलेबस का अगर अध्ययन करें तो प्रत्येक साल आईएएस के प्रीलिम्स पेपर में प्रत्येक साल जो है लगभग 19 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग 19 सवाल यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। 19 में से जो है लगभग 8 सवाल जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं प्रत्येक साल, और लगभग 4 सवाल जो है ये मेडावल से पूछे जाते हैं। ठीक है, एंशिएंट प्रत्येक साल एंशिएंट से 6 से 7 सवाल पूछे जाते हैं। तो लगभग 16 से 18 या 19 सवाल जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सेक्शन इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अब हिस्ट्री का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, फ्रॉम एंशिएंट, फ्रॉम पैलियोलिथिक एज टू मॉडर्न हिस्ट्री। तो कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसको पढ़ने के बाद जो है ना आप यूपीएससी प्रीलिम्स में किसी भी क्वेश्चन को ध्वस्त कर देंगे? तो हमारा ऐसा ट्रिक है, एक बार पढ़ने के बाद कम से कम 19 में 15 सवाल आपका पक्का सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिसको, जैसे एंशिएंट इंडिया में अगर हम लोग शुरू से एनालिसिस करें तो एंशिएंट इंडिया में कुछ ऐसे सेक्शन, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्रक्स पॉइंट है, उसको पढ़ेंगे तो आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल को सॉल्व कर देंगे। जैसे एक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कला संस्कृति का क्वेश्चन आता है। अधिकतर ये जो सवाल आते हैं ना, ये एंशिएंट और मेडावल से कनेक्ट होकर पूछता है। जैसे पूछ देगा कि बसोढ़ी शैली जो है किससे संबंधित है। ठीक है, या बनी ठेनी शैली, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2019 में एक पीटी का क्वेश्चन था कि बनी ठेनी शैली किससे संबंधित है। एक बार कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कोई आर्ट एंड कल्चर है, कोई वास्तुकला है, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो कौन से राजा से संबंधित है। ठीक है, तो जो एंशिएंट में जो पहला टॉपिक है आर्ट आर्किटेक्चर यानी कला संस्कृति को सब टॉपिक से संबंधित पूरा पूछना है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वहाँ का अर्बनाइजेशन का सिस्टम था वो भी आर्ट एंड कल्चर का एक भाग हो जाता है। वहाँ पर जो है कौन से मूर्तियाँ हैं उनसे उससे रिलेटेड सवाल पूछ देता है। या अगर आप मौर्यन काल में जाए तो मौर्यन आर्ट से के बारे में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है तो पूरा आर्ट कला संस्कृति पढ़ लेना है। और इसी में जो है आता है किताबों का नाम, हमेशा जो है किताबों का नाम, उसके लेखक का नाम। ठीक है, उसके अलावा जो है जो साहित्यकार हुए हैं और कोई किताबें हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, मौर्य काल में अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तकों का संबंध किससे है? जैसे एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये पूछा गया कि जो है मेगास्थनीज की इंडिका किससे संबंधित है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में देना है। जैसे कला के टॉपिक हो गए, बंदरगाह से रिलेटेड हो गए। जैसे कोई सवाल पूछ देगा कि मौर्योत्तर काल का जो जैसे ताम्र लिप्ति, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 2019 में एक सवाल पूछा गया था कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वो भारत में कौन से वंश से, कौन से व्यापार मार्ग के लिए प्रसिद्ध है। और कभी कभी लोकेशन पूछ देता है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ पे है। तो आपको लोकेशन भी याद रखना है और किस शासक के शासनकाल में कहाँ से ये व्यापार अधिकतर होता था। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पे है और यह जो है मौर्य काल में सबसे अधिक फेमस था। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि लोकेशन कहाँ पे है, किससे संबंधित है, कहाँ से इसका व्यापार होता था। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह मौर्य काल से संबंध था। फिर एक मृदभांड आता है। भारत में बहुत सारे मृदभांड आए हैं। जैसे एक आया है OCPW, एक आया है PGW, एक आया है जो सबसे लेटेस्ट है वो है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पोट्री वेयर इसका नाम है। ठीक है, एक है BRW, ब्लैक रेड वेयर। ये मृदभांड होता क्या है? मृदभांड होता है पकी मिट्टी के जो थैले होते हैं, कोई पकी मिट्टी का जो बर्तन होता है उस पर जो कोई आकृति उकेरी जाती है, इसी को मृदभांड हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये जो काले और लाल मृदभांड होते हैं, तो काला कोई मिट्टी का जो बर्तन होता है उसका बाहरी भाग काला होता है, जो अंदर का जो भाग होता है ना, मान लेते हैं ये मिट्टी का बर्तन है, ये बाहर का भाग जो है ब्लैक है, अंदर का भाग जो होता है वो रेड होता है, इसलिए इसको कहते हैं काला और लाल मृदभांड। ठीक है, अब इन चीज़ों को देखते हैं। साहित्य के नाम हो गए, कोई कभी कभी पुस्तक लेखक का नाम पूछ देता है, कभी किसी शब्द का शब्दावली पूछ देता है। जैसे 2016 के एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया था कि रहट का मतलब क्या होता है, रहट शब्दावली कहाँ से लिया गया है। ठीक है, या पूछ देगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन से शासक ने एग्रीकल्चर क्षेत्र में बेहतर काम किया था। या कभी कभी प्रीलिम्स में ये भी सवाल पूछा जाता है कि लोक कल्याणकारी काम के बारे में बताइए। ठीक है, कभी कभी चित्रकारों का नाम पूछ देता है। मैं कला संस्कृति की बात कर रहा हूँ। जैसे कि हुमायूं के काल में, जैसे एक मीर सैयद, हुमायूं के काल में 2 प्रमुख चित्रकार थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। तो कभी कभी ये पूछ देगा कि मीर सैयद अली, अब्दुल समद किस किस शासनकाल में जो है, कौन से राजा के शासनकाल में ये प्रचलित थे, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है,
एक है कभी कभी जो है इसके बाद पूछ देता है राजधानी के विवरण के बारे में। ठीक है, भारत में जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ है उसमें जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, इस रूप में शासन का स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जो जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, तो 16 जनपद थे। और भारत में जितने भी किंगडम्स हुए हैं सबके राजधानी का लोकेशन और किसके लिए फेमस है ये भी याद रखना है। तो एंशियंट मेडावल के लगभग सारे क्वेश्चन इसी तरह निपट जाएंगे, मॉडर्न निपट जाएंगे। जैसे मेडावल के सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, जितने भी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सल्तनत, मुगल और विजयनगर एम्पायर। सबसे पहले पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सिस्टम के जितने इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स हैं यानी शब्दावली है उसके अर्थ को जानना है। फिर पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे शिवाजी के काल में 8 नवरत्न होते थे, तो नवरत्न का मतलब कौन कौन सा था। इसके अलावा जैसे अकबर काल में ये 2 इकोनॉमिक टर्म्स हैं, जैसे सल्तनत काल में एकता प्रचलित था, उसी तरह मुगल काल में जो है मनसबदारी प्रचलित था। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ देता है कि एकता और मनसबदारी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, या कभी कभी पूछ देगा कि मनसबदारी और जागीरदारी में दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये भी पूछ देगा। तो ये भी चीज़ जानना जरूरी है। तो बेसिक टर्म्स, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, उसके वैल्यूज, उसके अलावा लेखकों के नाम, जैसे कि बर्नियर एक महत्वपूर्ण ट्रैवलर था, एक यात्री था,